officials, officers and all the esteemed personalities who are here. मेरा जो टॉपिक होगा दैट इज़ मैं 2 फॉल्ट लाइंस पे फोकस करूँगा विच इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो मेरा रिसर्च एरिया रहा है, और दूसरा एक जो पश्तून कम्युनिटी में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं लास्ट के कुछ सालों में, एंड डू वी हैव एनी ऑप्शंस, व्हाट डू वी डू, व्हाट कैन वी डू. तो एज फार एज the first topic which I'll discuss, Pakistan occupied Kashmir, which consists of 2 broader areas, जिसको पाकिस्तानी टर्मिनोलॉजी में आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है. तो आज से 5-6 साल पहले की बात है, जब आप वहाँ के इंटेलेक्चुअल से बात करते थे तो एक एलियनेशन था, लेकिन वो जो खुल के बात करने का एक जो स्पिरिट था उन लोगों में नहीं था. और जो वहाँ पे एक जो माइंडसेट रिगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो होता था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वहाँ पे भी डिस्कस होता था, लेकिन एक वो अलग टर्मिनोलॉजी में, एक अलग कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस होता था. और वो कैसे वो एक उसकी परिभाषा बदली है आज के टाइम पे. आज से 5-6 साल पहले वही लोग जिनको कुछ प्रॉब्लम होती थी पाकिस्तानी स्टेट और उनके इस्टेब्लिशमेंट से, ये लोग ऐसा कहा करते थे कि हमारे साथ अच्छा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमें पूरा इंटीग्रेट नहीं करा गया है. तो हमारी डिमांड है कि हमें पूरा इंटीग्रेट किया जाए. और वो जो एलिनेशन थी वो इससे थी कि स्टेट हमें देखभाल हमारी अच्छे से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं. आज के वक्त में वो सारा एक डिफरेंस आ चुका है, और वो बहुत खुल के एक जो प्रोटेस्ट का कल्चर वहाँ पे पिछले 1.5-2 साल में इवॉल्व हुआ है, उसमें ये डिस्कशन से बहुत आगे चले गए हैं. और अब ये कह रहे हैं कि हमें हमारे राइट्स दो, नहीं तो हम इंडिया के पास चले जाएंगे. तो ये चेंज क्यों आया, कैसे आया, और इसके क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिल्कुल वो भी क्वेश्चन में है. लेकिन सेकेंडली आपका जो लास्ट 1.5-2 साल में जो सोशल मीडिया मोबिलाइजेशन हुआ, और जैसे ही आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, जबकि आप मैप पे देखेंगे तो ये दोनों कनेक्टेड एरियाज हैं, बट इनमें कोई लॉजिस्टिकल और रोडवेज की कनेक्टिविटी नहीं है. आज के टाइम पे अगर आपको आज़ाद कश्मीर, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर से अगर आपको गिलगित जाना पड़ेगा तो आपको पंजाब से होकर जाना पड़ेगा. तो एक जो जोग्राफिकल डिसलोकेशन थी, तो उससे दोनों साइड के इंटेलेक्चुअल्स कभी साथ में आके एक वो कॉमन ग्राउंड पे डिस्कशन नहीं कर पाए. जो डिस्कशन होता था वो जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के झंडे के नीचे होता था, जो कि डाइल्यूट हो गया, बहुत हिस्सों में बट गया. और कुछ लोगों ने आज से 10-15 साल पहले ये शुरुआत करी थी कि हम गिलगित बल्तिस्तान और POJK के लोगों में एक डायलॉग शुरू करेंगे. जो कुछ लोग ऐसे थे उनके मर्डर्स कर दिए गए थे. आज से कुछ साल पहले की बात है, किसी ने जाके काबुल में आई थिंक UN ऑफिस के बाहर जाके अपने आप को जला लिया था. उसकी कोई बात नहीं करता आजकल. और 2011-12 की बात है, एक एक्टिविस्ट थे, उनको गोली मार के ही वाज किल्ड इन आई थिंक ऐसे सर्कमस्टेंसेस में मार दिया गया जो आज तक पता ही नहीं लगा. तो एक जो कल्चर ऑफ साइलेंस था जिसमें दोनों साइड के इंटेलेक्चुअल्स, थिंकर्स नहीं बात कर रहे थे, ये डायलॉग्स बहुत बोल्डली शुरू हो गए हैं. और इसमें मैं ज़रूर इनके जो इंडिया में जो ग्रुप्स हैं, खासकर जम्मू बेस्ड, जो इस कॉन्वर्सेशन को जिंदा रखते हैं, तो इनमें इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है. और फिर हम ये सब जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो शिया पॉपुलेशन है उसके क्या मसाइल हैं और उनके क्या ग्रीवेंसेस रहे हैं. उसको लेके अभी हालिया कुछ महीने पहले एक जो बिल इंट्रोड्यूस होने वाला था, जिसमें एक कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिसमें वो उधर की शियाइट कम्युनिटी के अगेंस्ट गए. उसको लेके ऐसे प्रोटेस्ट हुए, मतलब जो गिलगित में कभी नहीं देखे गए. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो प्रोटेस्ट हम पिछले 10 सालों से ये वीडियो ज़रूर देख रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोगों का एक हुजूम जमा हो गया, लेकिन हमने कभी इस डेप्थ में नहीं गए कि वो क्यों जमा हुए थे. तो मैं इसी चीज़ पे आना चाह रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले वो इसलिए जमा होते थे कि हमें पाकिस्तान ज़्यादा राइट्स थे, लेकिन आज वो इसलिए जमा हो रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से प्रॉब्लम है और हम इंडिया के साथ क्या कहते हैं कि अपना फ्यूचर देख सकते हैं. एंड हैविंग सेड दैट, आज से कुछ साल पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग एक स्लोगन वहाँ पे शुरू हुआ था. ये आप स्कर्दू साइड में देखेंगे, विच इज़ बल्तिस्तान. उधर एक कारगिल चलो करके एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, एक जो नारा बन गया है वहाँ पे कि चलो कारगिल.
तो अगर आप वहाँ पे उनकी मेंटालिटी समझेंगे कि वो चलो कारगिल क्यों कहते हैं, तो दैट इज बिकॉज they consider the developmental model in Kargil, Ladakh and Srinagar as something which is एक कल्चरल सिमिलैरिटीज तो हैं ही बल्तियों और करगिलियों की, बट उसके साथ साथ एक क्या कहते हैं कि एक ये भी एक फीलिंग है कि अगर कारगिल जैसा सेटअप हमें मिल जाता तो उसमें हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता था। और ये जो चलो कारगिल एक की जो मुहिम है, दैट हैज वंस अगेन ब्रॉट द रीजन इनटू फोकस। और वहाँ पे हम अगर ये फोकस करेंगे कि उधर जो मोबिलाइजेशन हो रहा है कि अवामी एक्शन कमिटीज के नाम पे, आज के ज़माने में, आज के टाइम पे अगर आप कोई भी देख लें कि उस मुजफ्फराबाद में, कोटली में, इन एरियाज में किस लेवल पे जो डिमांड्स होती हैं और जिस लेवल पे वो स्टेट को ब्लैकमेल कर रहे हैं, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड हमारे यहाँ से ज़्यादा उस पर फोकस होना चाहिए कि क्या उनकी डिमांड्स हैं और इंडिया से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और किस फ्रेमवर्क के तहत वो इंडिया से एंगेज करना चाहते हैं। और ये हम वेबिनार्स पे देखेंगे, बहुत अब एक्टिव ये चीज़ें हो गई हैं। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं कि मैं थोड़ा पश्तून वाले इशू पे आऊँगा और फिर मैं कंक्लूड ये करूँगा कि क्या पॉलिसी रही है और क्या कुछ किया जा सकता है। जहाँ तक एक पश्तून सेंटिमेंट की बात है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि देयर हैज़ बीन एन एलिमेंट ऑफ suspicion or alienation within the Pashtun community that dates back to 1940s, जब पाकिस्तान मूवमेंट बहुत ज़ोरों शोरों पे आ गई थी। तो एक ये जो एक मेंटालिटी की मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कुछ ब्लेम नहीं कर रहा, बट कि जो पश्तून थिंकिंग में थी कि ये जो वेस्टर्न पंजाब के जो लोग हैं कि ये पंजाबी हमें छोड़ेगा नहीं या फिर हमें पूरा गुलाम बना के रख लेगा, दैट सेंटिमेंट ऑलवेज कीप्स ग्रोइंग। एंड अगर आप तालिबान की भी मेंटालिटी समझेंगे तो जो हमारा एक नैरेटिव था, जो दुनिया का नैरेटिव था कि तालिबान तो इनके कंट्रोल में है, विच इज़ ट्रू, बट द हेट्रेड विच ऑल्सो ग्रीव विद इन द तालिबान रैंक्स, क्योंकि आप किसी के साथ रहेंगे 20 साल और वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करेगा तो आप यही सोचेंगे कि एक बार मेरे को मौका मिल जाएगा फिर आई सेटल माई स्कोर्स। सो दिस सेंटिमेंट दैट सीप्ड विद इन द तालिबान रैंक्स, स्पेसिफिकली व्हेन तालिबान के पाकिस्तानी फौज ने कितने कमांडर्स गिरफ्तार करवाए थे, कितने लोगों को, मुल्ला ज़ईफ को इन्होंने ग्वांटानामो भिजवा दिया था। सो ये जो गुस्सा था ये तालिबान के क्या कहते हैं कि पावर में आने के बाद ये बड़ा एक स्टेटिस्टिकली मैनिफेस्ट हो रहा है, जैसा हम टीटीपी का रवैया देखें। एंड कमिंग बैक टू द सोशल सोशोलॉजिकल साइड ऑफ इट, तो अगर हम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बात करते हैं, विच न्यूज़ में सबने देखा होगा, जो एक एक्सप्रेशन है जो पिछले 20 साल में एक पश्तूनों की जनरेशन जो पली बड़ी मिलिट्री ऑपरेशंस के अंडर की, वजीरिस्तान में ऑपरेशन हो रहा है, स्वात में ऑपरेशन हो रहा है, चतराल में ऑपरेशन हो रहे हैं, तो ये एक ऐसी कम्युनिटी जो अपने घरों से जिसको बाहर निकाल दिया गया, जो खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर एरियाज में, पंजाब के एरियाज में जो पले बड़े, तो एक जो एक एलिनेशन था उसको एक लैंग्वेज मिली, एक उसको एक एक्सप्रेशन मिला पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के झंडे के नीचे। उसमें भी अगर हम देखें कि वाइल इट मे बी गुड फॉर सम इन लोगों को एक एक्सपीरियंस है पिछले 70 साल का ईरानियन से डील करने का, अमेरिकन से डील करने का, अफगानिस्तान से डील करने का। सो द काइंड ऑफ वे आउट्स, आई मीन इफ यू वर्क विद द CIA or the Iranians or the Afghans for the last 40-50 years, so the kind of vicious ways you can come up with your responses, I think that should be noted. और उसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो वहाँ से उनका एक जो प्रोपोगेंडा का पावर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो ऐसा प्रोपोगेंडा होता है कि जो हमें भी 5 साल बाद पता चलता है कि जी गेम तो ये चल रही थी। तो आप अगर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को देखें और कैसे उस मूवमेंट को एक कोशिश करी गई डिवाइड करने की, तो जब ये पूरा मूवमेंट शुरू हुआ कि आप एक ट्रूथ रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाइए, आप क्या कहते हैं कि मिलिट्री आप ट्रायल्स करिए कोर्ट में जिन ऑफिसर्स ने ऑपरेशंस करे हैं और बेकसूर पश्तूनों को मारा है,
तो उसके रिस्पॉन्स में एक पैरेलल मूवमेंट हुई जिसमें एक ग्रुप जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें तो इलेक्शन लड़ना चाहिए. दिस मूवमेंट वॉज नॉट इंटेंडेड विद द मोटिव ऑफ फाइटिंग इलेक्शंस और इस सिस्टम से वो तंग आ चुके थे इसलिए उन्होंने मूवमेंट ये करी. लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल्स आर्मी ने ऐसे डिप्लॉय करे जिन्होंने एक धड़ा तोड़वा लिया जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ गए. क्योंकि आप अगर इलेक्शन की मैकेनिक्स में आ जाते हैं तो फिर इलेक्शन जीतना, सीट लेना, तो इसी में ही आपका सारा वक्त निकल जाता है. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें डेवलपमेंट हुई थी वेयर द मेनस्ट्रीमिंग ऑफ द पश्तून पॉलिटिक्स इज बीइंग डन थ्रू bringing them in the electoral politics through different क्या कहते हैं कि मीन्स. दूसरा ये कि जो पश्तूनों की एक रिवायती पॉलिटिकल पार्टी जो होती थी अवामी नेशनल पार्टी ANP, जिसमें ट्रेसेस सेल्फ बैक टू बाचा खान्स आइडियोलॉजी, उसमें भी अगर आप देखें तो जो असल में जो पश्तून पार्टी होती थी जो 2011, 12, 13 तक एक पश्तूनों के राइट्स की बात करती, जो एक पश्तून नेशनलिस्ट पार्टी मानी जाती थी, उसमें अगर आप देखें कि कैसे जब टेररिज्म शुरू हुआ पाकिस्तान में तो उन्हीं के लोगों को टारगेट करके उनके एक अच्छे खासे मिड टू सीनियर रैंकिंग्स के लोगों को उड़वा के बम में मरवा दिया गया. तो आपका एक जनरेशन पूरा खाली हो गया जो एक इंटेलेक्चुअल उसको ना क्या कहते हैं कि रीच आउट कर पाए. और आज का वक्त ऐसा है कि ये जो नेशनलिस्ट पार्टी थी जो एक सर्टेन आइडिया लेके शुरू हुई थी, दैट इज टॉकिंग अबाउट बिजली पानी सड़क. एंड ये हम सब जानते हैं कि कोई भी कम्युनिटी अगर आपसे तंग आ जाए तो बिजली पानी सड़क देके, डेवलपमेंट देके आप उसका उद्धार नहीं कर सकते. क्योंकि ये दुनियावी चीजें होती हैं. एक जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एक कहीं अगर सीख कर गया तो आप उसको बोलें कि यार तू 1 लाख रुपए की नौकरी ले ले, तो ये नहीं चलता है. तो इसीलिए जो ट्रेडिशनल पश्तून पार्टीज का जो खत्म करा गया, फिर उसके बाद एक TTP की एक जो रेडिकलाइजेशन आई गई, दैट वाइप्ड आउट द एंटायर इंटेलेक्चुअल जनरेशन. एंड आई स्टिल फील नाउ with the explosion of social media, archives बाहर आ रही हैं, लोग हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं. एंड आई थिंक पोस्ट कोविड जो फेज था जिसमें सारी दुनिया जूम पे आ गई थी, आई थिंक दैट प्लेड अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल इन गेटिंग पीपल इंटरेस्टेड इन व्हाट माय हिस्ट्री. क्योंकि घर पे सारे बैठे रहते थे, तो उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक किरदार उसमें प्ले करा है. और हम इसमें क्या कर सकते हैं, while I'm no one to comment what should be done, what should not be, but at the same time I feel that we have a very interesting generation of scholars now. आज जो फर्स्ट सेशन भी था उसमें जो डिस्कशन हुई है, आई थिंक दैट ऑल्सो पॉइंट्स आउट टूवर्ड्स दैट वी आर प्रोग्रेसिंग इन द राइट वे. ये आइडियाज बिल्कुल हैं. कुछ अगर हम एक्सचेंजेस का, जैसे सर भी कह रहे थे कि हम कुछ ऐसा सोच सकें, वेबिनार्स कर सकें, वी कैन हैव यूनिवर्सिटी लेवल कोलैबोरेशंस, वी कैन शेयर आवर आर्काइव्स. क्योंकि आज एक ऐसा बड़ा इंटरेस्टिंग ये टाइम है कि आज जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया हो गया या फिर जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में ऐसी चीज़ें हैं खैबर पख्तूनख्वा पे, गिलगित बल्तिस्तान पे, जो बाहर नहीं आई हैं या फिर बाहर आई हैं बड़े डाइल्यूटेड फॉर्म में बाहर आई हैं, तो उन पर हम डिस्कशंस करें. हम एक हिस्ट्री को उस तरीके से देखें जिसमें देयर इज मोर इन्फॉर्म्ड क्या कहते हैं कि सेंस ऑफ इन्फॉर्म्ड अंडरस्टैंडिंग. और लास्ट इसमें क्या हो सकता है, तो मैं ज़रूर कहूँगा, व्हाट आई विल रिपीट दैट they have that capability to go to that level जो हम नहीं सोच सकते हैं. तो एक हमारी शराफत इसमें आ जाती है कि जो चीज़ें हमें करनी होती हैं वो हम शर्मा जाते हैं करने में. और तो हम एक इंटेलेक्चुअल एक्सचेंजेस हो गए या फिर कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं अभी इंडिया में जिसमें कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आते हैं और उससे उनको एक डिफरेंट लेवल का एक्सपोजर मिलता है. वाइल मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको बुला लिया जाए यहाँ पे, बट एक कुछ ऐसे एकेडमिक प्रोग्राम जिसमें एटलीस्ट दे अंडरस्टैंड व्हाट दिस साइड ऑफ हिस्ट्री इज एंड इट शुड बी टोल्ड थ्रू अ इन्फॉर्म्ड हिस्टोरिकल इंस्ट्रूमेंटल वे. और लास्ट अगर मैं ये बोलूँगा कि अगर कुछ स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें कि मिडल ईस्ट का हम इस पर इम्पैक्ट देखें, तो ये अगर इंडिया इसमें कुछ कर सकता है, वाइल हमारे मिडल ईस्ट से बड़े अच्छे रिलेशंस हो गए हैं. मैं मिडल ईस्ट का एंगल इससे ला रहा हूँ क्योंकि आज से 1-2 साल पहले की बात है कि कुछ जो बलोच डिसिडेंट्स जो आपके मिडिल ईस्ट में छुपे हुए थे उनको पकड़ के किडनैप करके उन्होंने पाकिस्तान वापस ले आए थे. तो ये करना एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है कंट्री के लिए, जिसको हम कहते हैं कि इसके पास कुछ पैसे नहीं है. कि टर्की में कोई छुपा हुआ है उसको उठा के लिया है, किडनैप करके लिया है, या फिर आपका कोई मिडिल ईस्ट में दुबई में कोई है उसको उठा के लिया है. सो दैट ऑल्सो टेल्स अ लॉट अबाउट देयर कैपेबिलिटीज एंड द मैकेनिक्स दे कैन गेट इनटू. तो क्या हमारे मिडिल ईस्ट से भी ताल्लुकात इस लेवल पे अच्छे हो सकते हैं कि हम रीजन की एक उसमें बात करें, अदर देन द कमर्शियल पार्ट,
तो मेरा, I mean, I sum my discussion up कि if we focus on some of these things and we understand this region through more say nuanced insights, it would be very helpful and it will add to the scholarly inquiry, as well as the people on that side of the border who are quite curious about knowing what their pasts were like. So, thank you so much. And, thank you, Dr. Pradeep. May I now invite our next speaker, Dr. Ashish, and we'll stick to 12 to 15 minutes. Right? I think I'm audible. So thank you, Chair. Thank you, fans, Professor Wadiak especially, for inviting me to share my thoughts and ideas with this August gathering. Sure. Please, sorry.